नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2023-24 में अगर आप लोग भी यूपी के किसी भी कॉलेज से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए एंड बीकॉम ऑनर्स के एक नए स्टूडेंट हैं और आप लोग भी अपना एक नया स्कॉलरशिप के फॉर्म 2023-24 के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, उन डॉक्यूमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको भी स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करते वक्त किसी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को ना मिले और आप लोग भी अपने फॉर्म को आसानी से फिलअप कर पाएं और साथ ही में आप लोग भी अपनी स्कॉलरशिप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, क्या डॉक्यूमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तीनों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023-24 में अगर आप लोग भी यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए एंड बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के एक नए स्टूडेंट हैं और आप लोग भी अपना स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसकी पूरी जानकारी मेरी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, जैसा कि इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, स्कॉलरशिप एलिजिबल क्राइटेरिया, कोर्स डिटेल के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग भी एक नया स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये फॉर्म जो स्टार्ट कर दिए गए थे 22 सितंबर 2023 से, लेकिन वेबसाइट केवल रजिस्ट्रेशन कर रही थी और इसे प्रॉपर तरीके से जो कि यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे 20 अक्टूबर 2023 से, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट फाइनल रखी गई है वो अभी तक की जो डेट है वो यहाँ पर 31/12/2023 रखी गई है। फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग इसे कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 31/12/2023 रखी गई है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी भी अपने कॉलेज में जाके सबमिट करनी है जिसकी लास्ट डेट 8/1/2024 रखी गई है। फॉर्म को फिल करते वक्त किसी प्रकार की अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है और आप लोग अपने फॉर्म को कॉलेज में सबमिट कर देते हैं और कॉलेज के माध्यम से आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर करेक्शन डेट देखने को मिलेगी। आप उस करेक्शन डेट में अपने फॉर्म का करेक्शन कर पाएंगे जिसकी जो डेट है यहाँ पर 31/1/2024 से आने वाली है। और अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसा हुआ है तो आपको अपने फॉर्म का कैसे करेक्शन करेंगे इस पर हम आपको कंप्लीट वीडियो 31/1/2024 को लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो आप लोगों को बता दें गवर्नमेंट आपसे किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेती है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने के लिए। बात करेंगे स्कॉलरशिप एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, तो जैसा कि देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के सभी स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं वो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। बात करेंगे कोर्स की डिटेल के बारे में, तो जैसा कि आप लोग को बता दें जो भी 10वीं छात्रवृत्ति 2023 के जो स्टार्ट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स आते हैं वो यहाँ पर मैंने सारे कोर्स की डिटेल लिख रखी है। हो सकता है एक कोर्स छूट जाए, तो आप लोगों को बता दें जो भी अंडर ग्रेजुएट में कोर्स आते हैं सारे कैंडिडेट उन कोर्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे जो कोर्सेस मैंने लिखे हैं इसके अलावा जो भी अदर कोर्सेज आते हैं जो कि पीजी में आते हैं वो सारे स्टूडेंट इन पीजी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में अगर आप लोग भी डिप्लोमा और या फिर सर्टिफिकेट कोई कर रहे हैं तो भी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोग पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब फाइनली स्टेप पर हम आ चुके हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। इसके बारे में आपको समझना और जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे बारीकी से ज़रूर समझिएगा। अगर आपने ये स्किप कर दिया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो इसे समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग भी अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और ये डॉक्यूमेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट का होना
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इन केसेस अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है और आपने बोर्ड में उस मार्कशीट को करेक्शन के लिए भेजा है, तो आपकी जो भी डिटेल करेक्शन होकर जब भी आएगी, चाहे 1 साल बाद आए या 1.5 साल बाद आए या 6 महीने के बाद आए, आपको फॉर्म को फिल करते बाद वही फिलअप इन्फॉर्मेशन को करना है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपने करेक्शन कराने के लिए भेजी है। साथ में दोस्तों आपके पास दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। इस आधार कार्ड में आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। साथ में आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे नंबर पे दोस्तों आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए। बैंक की पासबुक आपकी खुद की होनी चाहिए। यहाँ पे गार्जियंस, माता पिता, भाई बहन किसी का भी अकाउंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप लोग बैंक अकाउंट यहाँ पर लगाएंगे वो आपका खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट नहीं लगेगा, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 5वें नंबर पे आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज की फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज के माध्यम से आपको आई कार्ड प्राप्त हुआ होगा, तो वो आई कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपकी फैमिली में राशन कार्ड है तो आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करते वक्त राशन कार्ड अवश्य लगाइएगा, और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप के स्कॉलरशिप फॉर्म में फैमिली आईडी भी मांगी जा सकती है। राशन कार्ड कैसे आवेदन करते हैं, फैमिली आईडी कैसे बनाते हैं, इन दोनों टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। लिंक आपको आई बटन या फिर आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी ये दोनों बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग जनरल और ओबीसी से हैं तो जो आपकी जो फैमिली की इनकम है वो यहाँ पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर एससी और एसटी से हैं तो आपकी जो फैमिली की इनकम है वो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इससे प्लस है तो आप लोग यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ध्यान देने वाली बात एक और है, जो भी आप लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं जैसा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए एंड बीकॉम ऑनर या फिर इसके अलावा कोई भी अदर कोर्सेस कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है बिल्कुल नया होना चाहिए अगर आपने एक नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर की होती है और आपका जो भी कोर्स आ रहा है इस कैटेगरी के बेस में वो यहाँ पर 3 ईयर का ही होने वाला है। तो आप लोगों को बता दें, अगर आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट पुराना रखा हो 1 साल पुराना, तो आप लोगों को बता दें केवल वो 2 साल चलेगा और 1 साल आपका इस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो यहाँ पर रुक जाएगा और उस टाइम आप लोग अपने इनकम सर्टिफिकेट को अपने फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बड़ा सोच समझ के आप लोग यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगाइएगा, क्योंकि एक बार इनकम सर्टिफिकेट लग जाता है तो आप अपने फॉर्म में अपडेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप लोग 2nd ईयर के स्टूडेंट हो जाएं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्यों ना हो जाए, इनकम सर्टिफिकेट चेंज नहीं होगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप लोग भी ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ में दोस्तों अगर आपने डोमिसाइल यानी मूल निवास बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को बता दें स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करते वक्त आपको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करनी पड़ सकती है, तो आप लोग जरूर बनवाइएगा। आय और जाति और मूल निवास कैसे बनाते हैं इन सारे टॉपिक पे भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। मात्र घर बैठे 15 रुपए में मात्र 7 दिन में आय, जाति, मूल निवास बना सकते हैं। सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, एक बार चैनल जरूर चेक कीजिएगा। बात करेंगे एनुअल नॉन रिफंडेबल के बारे में, जो कि अमाउंट आपको अपने कॉलेज से प्राप्त होता है। इस अमाउंट के बिना आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अधूरा है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप अपने क्लास टीचर या फिर अपने कॉलेज में जो भी आपकी फीस रिसिप्ट लगी है आपके कॉलेज में, उस रिसिप्ट के माध्यम से आप अपने एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट को फिलअप कीजिएगा। यदि साथ ही में दोस्तों इनरोलमेंट नंबर के बारे में, इनरोलमेंट नंबर जो कैंडिडेट यहाँ पर
सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पर इनरोलमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको इनरोलमेंट नहीं मिलता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी आपको इनरोलमेंट फर्स्ट ईयर में ही दे देती हैं। तो अगर आपको इनरोलमेंट मिल गया है तो आप लोग इनरोलमेंट को अवश्य फिलअप कीजिएगा। साथ में दोस्तों आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड पर लिंक होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर जो भी आपके आधार कार्ड पे लिंक है और जो भी आप मोबाइल नंबर अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करते वक्त फिलअप करेंगे उस मोबाइल नंबर पे और कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसका दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फाइनली ये थे कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब बात करेंगे स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए आपको थोड़ा और नीचे आना है। यहाँ पर लिखा है आपको अप्लाई ऑनलाइन, आपको डायरेक्टली क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली यहां पर विजिट हो सकते हैं और यहां से अपने फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और वेबसाइट ओपन होने के बाद इनके मेनू बार में आना है, जहाँ पर हमें स्टूडेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और पहले नंबर पे हमें एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का। डायरेक्टली हमें रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे सामने यहाँ पे कई सारे बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। उन बॉक्सों में हमें कई सारे लिंक देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये जानकारी नहीं जानी तो आप लोग अपने फॉर्म को गलत कर लेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर जो बॉक्स देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर लिखा है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लिखा है फॉर SC ST जनरल कैटेगरी के फ्रेश स्टूडेंट इस बॉक्स से आवेदन करेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर OBC कैटेगरी फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी फ्रेश। अब काफ़ी कैंडिडेट ये हैं कि जो कैंडिडेट माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं उन्हें यही नहीं मालूम है कि हम कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो उन लोगों को बता दें माइनॉरिटी कैटेगरी मतलब अल्पसंख्यक वर्ग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा है अल्पसंख्यक वर्ग यानी पिछड़े वर्ग को छोड़कर, जिसमें आते हैं मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, बौद्ध हैं, जैन है तथा फरासी के सभी जनरल और OBC के स्टूडेंट अपना यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी में अपने आवेदन को करेंगे। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर SC ST और जनरल के हिंदू स्टूडेंट हैं तो पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करके आवेदन करेंगे, और यहाँ पर OBC के स्टूडेंट हैं हिंदू तो आप लोग यहाँ पर दूसरे बॉक्स में अपने आवेदन करेंगे। और अगर आप लोग माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो जिसमें आते हैं यहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा फरासी के सारे जनरल हो या फिर OBC हो, वो तीसरे वाले बॉक्स से अपने आवेदन को करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर ये 3 बॉक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर एक बॉक्स और देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश अस्वच्छ ऐसे पेशा जिनके माता पिता अभिभावक जो कि अस्वच्छ पेशे में कार्य कर रहे हैं उनके यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पर 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट भी इस बार आवेदन कर पाएंगे और वो स्टूडेंट यहाँ से अपने आवेदन को करेंगे। ये वाले आवेदन का जो प्रोसेस है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वाले का प्रोसेस कुछ अलग है हर फॉर्म से, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इन तीनों बॉक्स के किसी भी ईयर के किसी भी स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ये तीनों बॉक्स का जो प्रोसेस है वो तीनों का लगभग सेम है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है। अब आप लोगों को बता दें आपको इन बॉक्स के अंदर भी 4 लिंक देखने को मिल रहे हैं, इनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है प्री मैट्रिक का मतलब। प्री मैट्रिक आपको तीनों में देखने को मिल रहा है। प्री मैट्रिक का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ 9th और 10th के स्टूडेंट होता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिल रहा है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश। इसमें होता है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट यहाँ से आवेदन करेंगे, ये भी आपको तीनों में देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे आपको मिल रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। इसमें आते हैं दोस्तों UG PG टेक्निकल डिप्लोमा मेडिकल डिप्लोमा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे 3rd वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आवेदन करेंगे। इसमें आपको तीनों में आपको
आवेदन के जो लिंक है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसा कि BA, BSc, BCom, BBA, BCA एंड BCom ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अपने थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी कैटेगरी यहाँ पे चॉइस कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ और थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे पूछा जा रहा है जिला आपको यहाँ पे वो फिल करना है जिस जिला से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस जिले में आपका इंस्टीट्यूट है तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पूछा जा रहा है कि आपका शिक्षण संस्था यानी आपके कॉलेज का नाम क्या है, तो आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। तो फाइनली मैं बरेली कॉलेज बरेली से हूँ तो मैंने बरेली कॉलेज बरेली फिलअप कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। मैं समान वर्ग से हूँ, आप जिस भी वर्ग से हैं वो वर्ग को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे अपना धर्म देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने नाम लिखेंगे जैसा कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे दिया हो। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड पे दिया हो। साथ में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने हाई स्कूल कौन सी सन में पास आउट किया था। यहाँ पे आपने हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया था वो बोर्ड का नाम फिल करेंगे। यदि आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है जिस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है तो आप लोग यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2023-24 में लगभग सारे बोर्ड को ऐड कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ बोर्ड नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यूपी बोर्ड से किया हूँ तो मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का हाई स्कूल जो किया है उसका रोल नंबर को फिल करना है, जो कि आपको यहाँ पे सेकंड वाले बॉक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड का डेमो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा, एक स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं @#, आगे 1 2 3 डाल सकते हैं। चाहे आप लोग यही पासवर्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कैप्चा दिख रहा है बिल्कुल सेम फिल करेंगे और जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। इतना करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर को फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ पर फिलअप करेंगे, कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट OTP एंड प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इन केसेस अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप लोग यहाँ से रीसेंड भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे OTP मिल चुका है। OTP मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा, कैप्चा डालूंगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। इतना करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी कॉलेज का नाम, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना नाम, आपका हाई स्कूल कौन से वर्ष में किया था, कौन से बोर्ड से किया था, रोल नंबर क्या था, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी तो आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन वो गलती का नहीं कर पाएंगे। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन केसेस अगर आपके रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग उसी मोबाइल नंबर से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है और बिल्कुल सही है तो मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम इस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे होम पर आ जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर फिर से। और यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से आना होगा स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड वाले ऑप्शन पर आना है जहाँ पर लिखा है फ्रेश लॉगिन। फ्रेश लॉगिन पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने फिर से 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन 4 ऑप्शन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th और 10th, इंटरमीडिएट का मतलब होता है फर्स्ट ईयर इंटर, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट का मतलब होता है UG, PG, टेक्निकल डिप्लोमा, जिस भी कोर्स से कर रहे हैं आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा इस बार का जो टॉपिक है वो यहाँ पे थर्ड वाला है, तो हमारे यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फ़ोन नंबर फिल करेंगे जो हमने अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था वो नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। पासवर्ड फिलअप करेंगे जो हमने पासवर्ड वहाँ पे बनाया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त। यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा जो यूपी स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन होके आ चुका है। सत्र देखिएगा 2023-24 ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप लोग जो भी अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस फॉर्म का जो स्टेटस है वो क्रम बाय क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। जितने स्टेप आप लोग कंप्लीट करते रहेंगे उन स्टेप के सामने ग्रीन टिक लगते रहेंगे और जो स्टेप आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उनके सामने आपको यहाँ पर ग्रीन टिक देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको
आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपकी संस्था का नाम और आपकी जाति, ये आपकी डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से उठा ली गई है। तो इन्हें आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इन्हें ऐसे ही यहाँ पर रखना है। साथ में यहाँ पे आपको अपना फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप फॉर्म की फिल की जो स्टेटस है वो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। जितने भी स्टेप आप कंप्लीट करते रहेंगे उतने ही यहाँ पर ये ग्रीन होते रहेंगे। तो फाइनली इस समय हमारी सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड स्टेप पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है डिजी लॉकर से सत्यापित करें। तो हम डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। तो डायरेक्टली हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर यूपी स्कॉलरशिप यहाँ पर हमें फ्रेश देखने को मिल रहा है और हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी सेंड करने के लिए हमें कैप्चा फिल करना है, डिक्लेरेशन देनी है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जो भी अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। फिर से वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, डिक्लेरेशन देनी है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। इन केसेस अगर आपको यहाँ पे ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे रीसेंट ओटीपी भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमारा जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो डायरेक्टली डिजी लॉकर की वेबसाइट से जुड़ चुका है और यहाँ पे जुड़ने के बाद हमें अपने फॉर्म को डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना है। तो आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पे बता दूं, आपको यहाँ पे ना मोबाइल नंबर डालना है, ना आपको अपने आधार नंबर से यहाँ पर अपने अकाउंट को साइन इन करना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है साइन अप, आपको यहाँ पर क्लिक करना है डायरेक्टली और डायरेक्टली वहां पे क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार नंबर को यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हमारे जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इन केसेस अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है रीसेंट ओटीपी का। आप लोग रीसेंट ओटीपी कर सकते हैं, आपको दोबारा ओटीपी प्राप्त हो जाए। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको अपने डिजी लॉकर का स्टेटस दिखा दिया जाएगा। यदि आपने भविष्य में कभी डिजी लॉकर बनाया है तो आपको डिजी लॉकर अकाउंट ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे 6 अंकों का पिन माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी डिजी लॉकर नहीं बनाया तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पे अपना एक पिन बनाना है। तो आप यहाँ से 1 से लेकर 6 तक अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। और इन केसेस अगर आपका डिजी लॉकर ऑलरेडी है और आपको अपना पिन नहीं मालूम है तो आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है अपनी पिन को फॉरगेट करें। फॉरगेट करेंगे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पिन 6 अंकों का बनाने का आ जाएगा। आप अपने हिसाब से पिन यहाँ पर बना सकते हैं। पिन बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर से जो हमारा जो रिकॉर्ड उठा रहा है वो यहाँ पर आधार कार्ड उठा रहा है, साथ में पैन कार्ड भी उठा रहा है। तो हम दोनों को एग्री करते हैं और यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे डिजी लॉकर अकाउंट से इस फॉर्म ने आधार कार्ड को उठा लिया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जैसा कि हमारा नाम, जेंडर, हमारा गार्जियंस नेम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फुल एड्रेस, साथ में हमारा जो फोटो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आधार कार्ड से कलेक्ट कर ली है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ पर वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करके ये सारी डिटेल को वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर से सत्यापित करें, यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, हमारी संस्था का नाम, हमारी जाति, अब साथ में हमारा नाम, पिता का नाम और हमारी जन्म तिथि भी शो होने लगी है। अब हम यहाँ पे चलते हैं चौथे वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे लिखा है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। तो डायरेक्टली हमें इस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद हमारा जो यहाँ पे फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। इन सब के बारे में यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तो वीडियो आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके काफी ज्यादा समझ में आने वाला है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। हम सेक्शन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है पाठ्यक्रम का प्रकार। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नियमित और स्व घोषित। नियमित का मतलब आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और आपका जो कोर्स कर रहे हैं जैसा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट कोर्स की उस कोर्स की मान्यता है, तो जो आपका कोर्स है वो यहाँ पर नियमित में आएगा। इन केसेस अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है लेकिन उसमें जो कोर्सेज हैं कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग है, तो आपका जो कोर्स है वो यहाँ पे स्व घोषित में आएगा। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। छोटी सी बात है, आपको बड़ी बारीकी से समझा रहा हूँ।
इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है पाठ्यक्रम का प्रकार, आप किस कोर्स के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज के कोर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बीए का स्टूडेंट, बीएससी का स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे बीएससी को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, हमारी ब्रांच क्या है। तो हमें यहाँ पे अपनी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। बीएससी की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे। तो बैचलर ऑफ साइंस सिलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं, जो बीएससी का जो टोटल कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 वर्ष है और मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, या फिर आप लोग कह सकते हो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के, तो भी आपको यहाँ पर इसे ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर पूछा जा रहा है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि लेटर एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी कोर्स को सेकंड ईयर में डायरेक्ट लेटर एंट्री के आधार पर एडमिशन लिया है और आपने फर्स्ट ईयर की ना तो परीक्षा ली है और ना ही आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और डायरेक्टली आप लोग सेकंड ईयर या फिर थर्ड सेम के स्टूडेंट बने हो, तो उसे कहते हैं लेटर एंट्री के आधार पर एडमिशन लेना। इस केस में आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना है। इसके बाद यहाँ पे 6ठे नंबर पे पूछा जा रहा है आवासनीय या दिवा छात्र। दिवा छात्र का मतलब है कि आप अपने कॉलेज से डेली अप डाउन करते हो या फिर आपने प्राइवेट हॉस्टल ले रखा है या फिर किसी किराए के मकान पे रहते हो, तो आपको यहाँ पे दिवा छात्र पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने कॉलेज की तरफ से कॉलेज का हॉस्टल लिया है तभी आपको यहाँ पर आवासनीय छात्र पे क्लिक करना पड़ेगा। हालांकि मैं अपने कॉलेज से या फिर अगर आपने कॉलेज के बाहर किसी भी लोकल हॉस्टल में रह रहे हो या फिर कोई और हॉस्टल में हो या फिर किसी के रूम में रह रहे हो, इन केस में आपको केवल दिवा छात्र ही सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग कॉलेज की तरफ से हॉस्टल लिए हैं तो ही आपको आवासनीय छात्र पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 7वें नंबर पे वर्तमान पाठ के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि। तो आपको यहाँ पर अपनी एडमिशन डेट फिलअप करनी है और ये दोनों यहाँ पर जो दोबारा से पूछ रहा है पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, यदि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये दोनों तिथि को सेम रखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्वविद्यालय बोर्ड का जो एजेंसी का पंजीकरण जिसे बोलते हैं इनरोलमेंट नंबर। यदि आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर में आपको इनरोलमेंट हो गया है तो आप यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको इनरोलमेंट नहीं हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 10वें नंबर पे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर पे यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या व्यवसाय पाठ्यक्रम में प्रवेश 12 के अंकों तथा मेरिट के आधार पर हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर समझा दें, जैसा कि हमने यहाँ पे बीएससी में एडमिशन लिया है और बीएससी में जो एडमिशन है वो इंटर की मेरिट या फिर इंटर के अंकों के आधार पे होता है, तो हमें यहाँ पर यस करना है। इन केसेस अगर आपका एडमिशन इंटर के आधार पर नहीं हाई स्कूल के आधार पर हुआ है तो इसी केस में आपको यहाँ पर नो करना, अन्यथा आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दूं जो हम बीएससी कर रहे हैं उसकी जो पात्रता है इंटर है, तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी, एकेटीयू, जी कब, नीट इनकी काउंसलिंग के आधार पर आपने लिया है। यदि लिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इन केसेस अगर आपने किसी भी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पर नो ही करना है। अगर आपने इनके माध्यम से किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यूपीसी हो गया, यूपी कप हो गया, नीट हो गया, बीएड एंट्रेंस हो गया, सीईपी हो गया, यूपी सीटीटी हो गया, सीईटी हो गया, इनके थ्रू अगर आपने एडमिशन लिया है तो इन्हीं केस में आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा इसे नो करना है। और अगर आप यस करेंगे तो आप अपनी परीक्षा सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, कौन सी सन में परीक्षा दी थी, प्राप्त रैंक क्या थी, कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, तो आपको ये डिटेल फिलअप करना है। अगर आप इसे नो कर देते हैं तो आपको इन डिटेल को फिल करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने हाई स्कूल कौन सी सन में पास किया था, आपका पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, परसेंटेज क्या थी, कौन से बोर्ड से किया था। इस हिसाब से आपसे यहाँ पर इंटर की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आपका पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, परसेंटेज क्या थी, बोर्ड कौन सा था। ये सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको जो कैप्चा दिया है इसे यहाँ पर फिल करना है और डिक्लेरेशन पे टिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं थर्ड स्टेप पर, जहां पर निजी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आवासनीय स्थायी पता, जो हमारे आधार कार्ड पे आधार का जो एड्रेस दिया है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। और यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करेंगे, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। यदि हमारी फैमिली के पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड संख्या फिलअप करेंगे। यदि हमारी फैमिली के साथ परिवार आईडी कार्ड है, जैसा कि फैमिली आईडी, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करेंगे। दोनों में से कोई सी आईडी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप विकलांग है तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करेंगे, अन्यथा आपको इसे फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। कैप्चा फिल करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, अपडेट पर क्लिक कर देंगे। निजी इन्फॉर्मेशन के बाद डायरेक्टली ये हमें शुल्क संबंधित पर ले चुका है और यहाँ पर हमारा जो बैंक का ऑप्शन है उस पर ग्रीन टिक लग चुका है। ये यहाँ पर क्यों ग्रीन टिक लगा, इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। अगर आप लोग जनरल SC ST के स्टूडेंट हैं तो आपको बैंक इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर OBC के हो स्टूडेंट, माइनॉरिटी कैटेगरी के हो, तो आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप लोग जनरल SC ST से हो तो आपको बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको डायरेक्टली अपनी एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट डालना है जो कि आपको कॉलेज से प्राप्त होगा। वही अमाउंट यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, कैप्चा फिल कीजिएगा, डिक्लेरेशन दीजिएगा, अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं गत वर्ष पर। आपने जो भी लास्ट ईयर में पास आउट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो हम यहाँ पे पास हो चुके हैं। यहाँ पे अपना वार्षिक प्रणाली, अगर आप लोग सेमेस्टर बेस हुए तो सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, हम वार्षिक हैं, हमारा यहाँ पे वार्षिक अंक है। अगर आपका CGPA SGPA है तो आप उसे फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको गत वर्ष के प्राप्तांक, जो भी आपके प्राप्तांक हैं और जो पूर्णांक था उसकी इन्फॉर्मेशन, आपका गत वर्ष का कॉलेज कौन सा था वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपको जो कैप्चा दिख रहा है इसे आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा जो नवीन फ्रेश का जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है होम का, डायरेक्टली हमें होम पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, ग्रीन टिक लग चुका है। साथ में हमारा जो फोटो है वो भी यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर ये सोचेंगे हमने यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड ही नहीं किया तो हमारा फ़ोटो पे टिक क्यों लग गया। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, आपका जो फ़ोटो है वो आधार कार्ड से उठा लिया गया है और वही फ़ोटो आपके फॉर्म में शो होगा। तो आपका जो भी यहाँ पर टिक है वो लग चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म की जो स्टेप बाय फिलिंग फॉर्म, तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट तक हमारा ग्रीन हो चुका है। इसके बाद हमें डायरेक्टली आना होगा आय एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु, इस पर हम क्लिक करेंगे। आय पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन होकर आएगा। ऊपर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हम अपने आय प्रमाण पत्र के आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या और कैप्चा फिलअप करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे आय प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, एप्लीकेशन नेम, फादर नेम और टोटल हमारी एनुअल इनकम, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। डायरेक्टली हमें वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। इनकम वेरीफाई करने के बाद हमारा जो इनकम और कास्ट का वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो चुका है। आप लोगों को बता दें इसमें कास्ट का ऑप्शन क्यों नहीं खुला, क्योंकि ये जनरल का फॉर्म है तो इसमें कास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग OBC SC से हो तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इन केसेस अगर आप लोग माइनॉरिटी कैटेगरी में हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो फाइनली मेरा यहाँ पे आय एवं जाति का वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ पंजीकरण हेतु आधार नंबर डालें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जितने भी स्टेप आप लोग कंप्लीट करते रहेंगे वो स्टेप पर ग्रीन टिक लगते रहेंगे और साथ में यहाँ पर ये भी फिलिंग का जो स्टेटस है ये भी ग्रीन होते रहेंगे। अब यहाँ पर मेरे 3 बचे हैं और यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे बचे हैं। तो धीरे धीरे करके सारी स्टेपों को कंप्लीट कर रहा हूँ और यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। पंजीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर हम क्लिक करेंगे।
पंजीकरण आधार नंबर डाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आधार की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है, साथ में हमारे जो आधार कार्ड पे हमारा नाम और जन्म तिथि जो होनी चाहिए वो आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए, तभी हम अपने आधार कार्ड की डेमोग्राफी कर पाएंगे। आप लोगों को बता दें, आधार कार्ड की डेमोग्राफी करने के लिए हमारे पास केवल 3 चांसेस हैं। इन केसेस हमारा नाम या फिर हमारी जन्म तिथि में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक होगी तो हम यहाँ पे अपने आधार कार्ड की डेमोग्राफी नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड की डेमोग्राफी करने के लिए हम अपने आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, आधार कार्ड के नंबर को फिर से कंफर्म करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे जो आधार कार्ड की डेमोग्राफी है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन पे टिक लग चुका है और साथ में यहाँ पे आधार डेमोग्राफी पंजीकरण भी चेक है, ग्रीन टिक यहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आधार डेमोग्राफी करने के बाद डायरेक्टली हमारा यहाँ पर आधार NPCI सत्यापित भी सफल हो गया। साथ में हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमें CBSE का रिकॉर्ड मैच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग CBSE से हैं तो आपको यहाँ पर अपना CBSE का रिकॉर्ड मैच करना है। उसके लिए केवल क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सक्सेसफुल पकड़ जाएगा। हालांकि मेरे जो दोनों टिक हैं ये ऑटोमेटिक लग चुके हैं। इसके बाद डायरेक्टली जो लास्ट ऑप्शन है जांचने हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे फॉर्म का मेरा जो प्रिंट आउट है मेरे सामने आ चुका है। हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने कॉलेज में चेक कराएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कराने के बाद हम यहाँ पर बैक आएंगे और बैक आने के बाद हमें एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, जांचने के उपरांत अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट का। और ये फाइनल सबमिट हमें तब करना है जब अपने फॉर्म को कॉलेज से चेक करा लेंगे, कॉलेज के द्वारा ओके कर दिया जाएगा। हम अपने आप चेक करेंगे, अपने खुद के द्वारा ओके कर लेंगे। उसके बाद अपने फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक रहती है तो हम यहाँ पे संशोधन करे पे जाके अपने फॉर्म में करेक्शन करेंगे और करेक्शन करने के बाद वो करेक्शन को अपडेट करेंगे, उसका प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू देखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमारी अपडेट हो जाती है, फॉर्म बिल्कुल ओके हो जाता है हमारी तरफ से और सर की तरफ से। उसके बाद ही हमें अपने फॉर्म को फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा और 3 दिन में हमारा जो फॉर्म का वेरिफिकेशन है वो होके आ जाएगा। इस केसेस अगर हमारा आय, जाति, मूल्यवास, हमारा हाई स्कूल का रोल नंबर, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, हमारा मोबाइल नंबर, इनमें किसी प्रकार की कोई भी डुप्लीकेसी पाई जाती है या फिर किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड मिसमैच होता है तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसका रीजन हमें ऊपर फॉर्म में देखने को मिल जाएगा और अगर हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, पास हो जाएगा तो हमें फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों कुछ इसी तरह से यूपी स्कॉलरशिप का यूजी का एक नया फॉर्म को आप लोग आसानी से फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद पूरी करते हैं ये वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।